क्या आप जानते हैं, तिब्बत पर भी कभी उत्तराखंड का कब्जा रहा। जी हां, उत्तराखंड की गढ़वाल रियासत ने तिब्बत को भीषण युद्ध में हराकर उस पर 10 सालों तक शासन किया था। इस ऐतिहासिक युद्ध ने न केवल गढ़वाल की एक पुरानी जातीय परंपरा को पलट कर रख डाला, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी तिब्बत के एक मठ पर इस युद्ध के सेनापति दो गढ़वाली भाइयों की पूजा की जाती है। ये घटना 16वीं सदी की है। गढ़वाल रियासत के एक प्रतापी राजा हुए। इनके शासन में तिब्बती इलाका दापा घाट के डाकुओं ने उत्तराखंड के पैनखंडा और दशौली परगनों पर कहर ढा रखा था। तिब्बती हुणिया डाकू सीमांत नीति घाटी के दर्रों को पार कर इन दो परगनाओं में आते और लूटपाट कर वापस भाग जाते। इतिहास की किताबें मुगलों और राजपुताना की तलवारों की चमक और मराठाओं के अजेय युद्ध अभियानों की कहानियों से भरे पड़े हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप भारत का पूरा इतिहास जानते हैं? क्या आप उस भारतीय राजा को जानते हैं जिसने हिमालय की बर्फ की दीवार को चीरकर तिब्बत के सीने पर अपनी जीत का परचम लहराया था? ये कहानी किसी काल्पनिक इतिहास की नहीं, बल्कि 17वीं सदी के एक ऐसे शूरवीर की है जिसे इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। ये कहानी है भारतीय क्षेत्र के उस इकलौते और प्रथम नरेश की जिसने अपनी सेना के जूतों की धमक से तिब्बत की जमीन को हिलाकर रख डाला। ये गाथा है गढ़वाल राज्य के महाप्रतापी नरेश महाराजा महिपति शाह की। साल था 1625। गढ़वाल की गद्दी पर पंवार वंश के एक ऐसे राजा का राज्याभिषेक हुआ जिसकी भुजाओं के बल की चर्चा दिल्ली के तख्त तक गूंजने लगी थी। गढ़वाल रियासत के निसंतान राजा श्याम शाह के बाद सत्ता के केंद्र में उनके ही चाचा महाराजा महिपति शाह आए। उनकी उम्र उस समय 48 साल की थी। गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के साथ ही इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा लिखते हैं कि महिपति शाह कोई साधारण नरेश नहीं थे। उनके बाहुबल, उनके खौफ और उनके अजेय अभियानों के कारण ब्रिटिश इतिहासकार एटकिंसन ने उन्हें गढ़भंजन यानी किलों को चीर देने वाला राजा कहा था। वहीं महान चित्रकार और कवि मौला राम ने उनके लिए एक शब्द कहा था, महाप्रचंड भुजदंड। महिपति शाह का स्वाभिमान हिमालय के शिखरों से भी ऊंचा था। जब 1628 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में मुगल बादशाह शाहजहां का भव्य राजाभिषेक हो रहा था, तब हिंदुस्तान के तमाम छोटे बड़े राजा अपना सिर झुकाकर वहां हाजिरी लगा रहे थे। लेकिन महाराजा महिपति शाह ने उस मुगलिया दरबार की अधीनता स्वीकारने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने आजीवन अपने राज्य को मुगलों से स्वतंत्र रखा और गढ़वाल को एक संप्रभु साम्राज्य बनाए रखा। लेकिन महाराजा महिपति शाह के सामने असली चुनौती दिल्ली के मुगल नहीं थे। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा आ रहा था उत्तर दिशा से, हिमालय के उन खतरनाक दर्रों के पार से जहां तिब्बत की सीमाएं शुरू होती थी। तिब्बत के दाबा जोंग, जिसे भारतीय दापा घाट भी कहते थे, उसका सरदार गढ़वाल के लिए एक नासुर बन चुका था। वह अक्सर अपनी घुड़सवार सेना के साथ हिमालय के बर्फीले दर्रों को पार करता और उत्तराखंड के सीमांत जिले के नीति घाटी की सीमाओं में घुसकर भयंकर लूटपाट करता। गढ़वाल के दो परगने उसकी इस निरंतर घुसपैठ और क्रूरता से त्राही त्राही कर रहे थे। वो दापा घाट का सरदार एक कायर की तरह हमला करता और इससे पहले कि गढ़वाल की सेना पलटवार करने के लिए वहां पहुंचती, वो लुटेरा वापस तिब्बत की सुरक्षित घाटियों में भाग खड़ा होता था। लगातार हो रहे इस नुकसान ने महाराजा महिपति शाह को आक्रोशित कर दिया।
राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हिमालय क्षेत्र के पूरे सैन्य इतिहास की दिशा बदल डाली। उन्होंने रक्षात्मक होकर सीमा पर पहरा देने की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने तय किया कि अब केवल बचाव नहीं होगा, अब सीधा प्रहार होगा। अब युद्ध गढ़वाल की सरजमी पर नहीं बल्कि दुश्मन के घर में लड़ा जाएगा। महाराजा महिपति शाह ने स्वयं अपनी विशाल और खूंखार गढ़वाली सेना की कमान अपने हाथों में ले ली। 1630 में कूच कर दिया नीति घाटी के उन खतरनाक और प्राणघाती हिमालयी दर्रों की तरफ जहां ऑक्सीजन भी दम तोड़ देती है। लक्ष्य था तिब्बत पर सीधा आक्रमण। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। जैसे ही गढ़वाली सेना नीति घाटी के दर्रों के बीचों बीच पहुंची, तिब्बती सरदार को उनके आने की भनक लग गई। तिब्बती सेना ने अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाया और गढ़वाल सेना को दर्रे के बीचों बीच चारों तरफ से घेर लिया। आगे और पीछे के दोनों मार्ग अवरुद्ध हो चुके थे और महाराजा महिपति शाह की सेना के सामने अब एक नहीं बल्कि दो खूंखार दुश्मन खड़े थे। एक तरफ हथियारों से लैस तिब्बती सेना और दूसरी तरफ हिमालय की हड्डियां गला देने वाली जानलेवा ठंड। बर्फीला तूफान सेना का खून जमा रहा था। ऐसे विकट हालात में जिंदा रहने के लिए खाना और पानी सबसे बड़ी जरूरत बन गए। लेकिन यहीं पर गढ़वाल की सेना एक ऐसी परंपरा की जाल में फंस गई जो उनके लिए मौत का फरमान बन सकती थी। उस दौर में गढ़वाल के क्षत्रियों और ब्राह्मणों में एक बेहद कठोर नियम लागू था। नियम यह था कि भोजन केवल सरोला ब्राह्मण ही बनाएंगे। भोजन पकाने और उसे खाने के लिए सरोला ब्राह्मण को अपने अस्त्र शस्त्र, अपना कवच और अपने ऊपरी वस्त्र उतारने पड़ते थे और एक चौका लगाना पड़ता था। इस परंपरा के चलते सैकड़ों सरोला ब्राह्मण की जान अत्यधिक ठंड की वजह से हाइपरथर्मिया के चलते चली गई। राजा के सामने गंभीर संकट पैदा हो गया कि अब खाना कौन बनाएगा। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशविरा किया और कुछ अन्य जातियों को सरोला ब्राह्मण बनाया। लेकिन संकट इससे भी कम नहीं हुआ, क्योंकि जातियां तो बदल दी गई लेकिन खाना बनाने के लिए परंपरा अब भी नहीं बदली थी। लिहाजा फिर कई कथित सरोला ब्राह्मणों की मौत हो गई। भूखी सेना युद्ध नहीं लड़ सकती थी और खाना खाने के लिए वस्त्र उतारना जानलेवा था। उस भयानक संकट के क्षण में महाराजा महिपति शाह ने अपने जीवन का सबसे महान और क्रांतिकारी निर्णय लिया। उन्होंने पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं की बेड़ियों को एक झटके में तोड़ दिया। युद्ध भूमि के बीचों बीच महाराजा ने घोषणा की कि आज से इस रणभूमि में कोई भी सैनिक अपना कवच नहीं उतारेगा, कोई भी सैनिक अपने वस्त्र नहीं उतारेगा। बिना चौका लगाए, बिना कपड़े उतारे, एक दूसरे के हाथ की बनाई रोटी खाना आज से कोई अपवित्र कार्य नहीं माना जाएगा। राज्य की इस घोषणा ने सदियों पुरानी छुआछूत और कर्मकांड की दीवार को ध्वस्त कर दिया। इसी ऐतिहासिक घटना से गढ़वाल के इतिहास में रोटी शुचि की उस महान सामाजिक प्रथा का जन्म हुआ जिसने पूरी सेना को एक सूत्र में बांध दिया। जातियों के भेद मिट गए। हर सैनिक एक दूसरे के हाथ की रोटी खाकर ऊर्जा से भर उठा। पूरी सेना में एक नई आग दौड़ने लगी। अब भूख और ठंड को मात दे चुकी गढ़वाली सेना काल का रूप धारण कर चुकी थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे गढ़वाल के इतिहास के सबसे चतुर और शूरवीर सेनापति रिखोला लोदी। रिखोला लोदी के इशारे पर गढ़वाली सेना ने वो भयंकर प्रत्याक्रमण किया जिसकी गूंज से तिब्बत की पहाड़ियां थर्रा उठी। गढ़वाली योद्धाओं ने दर्रे के उस घेराव को चीर कर रख दिया और तूफान की तरह तिब्बत के मैदानी ढलानों पर जा डटे। रिखोला लोदी की तलवार जिस तरफ उठती उधर लाशों के ढेर लग जाते। तिब्बती सेना इस आसमानी प्रहार के सामने टिक नहीं पाई। गढ़वाली योद्धाओं ने तिब्बती सेना के पांव उखाड़ दिए। उस घोर रक्तपात और संग्राम के बीच वो दापा घाट का सरदार जो कभी गढ़वाल को लूटने का घमंड कर बैठा था, मारा गया। तिब्बत का गुरूर टूट चुका था।
दापा घाट के उस अजेय किले और उसके बौद्ध मठों पर महाराजा महिपति शाह का कब्जा हो गया। महाराजा महिपति शाह ने अपनी तलवार की नोक से तिब्बत की जमीन पर गढ़वाल की नई उत्तरी सीमा खींच दी, जो सीधे सतलज नदी तक जाकर तय हुई। ये कोई साधारण जीत नहीं थी, यह एक भारतीय राजा द्वारा एक विदेशी और अगम्य भूभाग को रौंदने की अकल्पनीय विजय थी। इस विजय के बाद महाराजा महिपति शाह ने विजित तिब्बती क्षेत्र का शासन बर्तवाल जाति के 2 राजपूत जनरलों को सौंप दिया और अपने सबसे प्रिय सेनापति रिखोला लोदी के साथ शान से श्रीनगर लौट आए। इस युद्ध ने रिखोला लोदी को एक किंवदंती बना दिया। उनकी वीरता के वे किस्से इतने अमर हुए कि आज सदियों बाद भी गढ़वाल के लोकगीतों और पवाड़ों में रिखोला लोदी के पराक्रम की गाथाएं गाई जाती हैं। महाराजा महिपति शाह सिर्फ उत्तर में तिब्बत तक ही नहीं रुके, उन्होंने गढ़वाल साम्राज्य का ऐसा विस्तार किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दक्षिण में उन्होंने मायापुर यानी आज के हरिद्वार को जीतकर गढ़वाल की सीमा बनाया। पूर्व की दिशा में उन्होंने कुमाऊं के चंद राजा त्रिमल चंद को घुटनों पर लाकर काकवा मोर को अपनी पूर्वी सीमा बनाया। वहीं पश्चिम की ओर उनके एक और प्रख्यात और दिग्गज सेनापति माधो सिंह भंडारी ने हिमाचल के बुशहर तक गढ़वाल की सीमा का विस्तार कर दिया। उधर दोनों बर्तवाल भाई तिब्बत के दापा घाट के महल से पश्चिमी तिब्बत के इस राज्य में शासन करने लगे, लेकिन वहां की जलवायु गढ़वाली सेना के अनुकूल नहीं थी। सेना का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, उनमें से सैकड़ों की जान चली गई, बहुत से बीमार होकर गढ़वाल लौट आए। इसी कारण वहां सेना भी इतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। उधर दापा घाट के मृत सरदारों के पुत्रों ने लहासा जाकर वहां के शासक 5वें दलाई लामा नगवांग लोब्सांग ग्यात्सो से सहायता मांगी। उन्होंने 5वें दलाई लामा के रिजेंट को उत्तेजित किया कि दापा घाट के मठों पर गढ़वालियों का अधिकार हो जाने से वे लोग हर प्रकार से मठ का अपमान कर रहे हैं। इस धार्मिक उत्तेजना से सम्राट लामा ने एक लामा सरदार के साथ सेना भेजी। उस सेना ने दापा घाट के किले पर आक्रमण किया। अचानक आक्रमण होने पर वे दोनों बर्तवाल वीर जनरल बड़ी बहादुरी के साथ लड़े, लेकिन दोनों की मौत हो गई। हालांकि दोनों बर्तवाल भाई जिस वीरता से लड़े, उनके साहस और वीरता की मित्रों ने ही नहीं बल्कि शत्रु ने भी प्रशंसा की। उन दोनों वीर जनरलों की 2 तलवारें उनकी वीरता के स्मारक आज भी दापा घाट के बुद्ध मठ में रखी हुई हैं, जहां उनका भी बुद्ध मूर्ति के साथ ही पूजन किया जाता है। thirdpole.live गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही जौनसार व जौनपुर के ऐसे कई अनसुनी कहानियों का डिजिटलाइजेशन कर रहा है, जो इतिहास की किताबों में दर्ज हैं, लेकिन वो किताबें अब दुर्लभ हो चुकी हैं। ऐसी ही किताबों से रिसर्च कर हम आपके सामने अब ऐसी रोचक कहानियां प्रस्तुत करते रहेंगे। लिहाजा आप thirdpole.live को सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें।